सबको नमस्कार। सॉयल साइंस का पिछले वाला वीडियो में हमने डिस्कस किए थे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में, जो कि लेक्चर 2 था। आज हम लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे सॉयल फॉर्मेशन यानी विदरिंग के प्रोसेस के बारे में। अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए और इसके बाद लेक्चर 3 देखिए। तो विदरिंग और सॉयल फॉर्मेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अर्को अधिकारी। तो पहले हम देखते हैं कि जो हम रोटी खाते हैं ना, उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में मोनोमर में बदल कौन देता है, एंजाइम, ठीक है। और तब वो जाके जो छोटे छोटे टुकड़े होता है वो स्टोमक में एब्जॉर्ब होता है। तो ऐसे ही कुछ फेनोमेनन है सॉयल फॉर्मेशन का भी। क्यों? क्योंकि इधर जो रॉक्स होते हैं वो रॉक्स के ऊपर विदरिंग प्रोसेस होता है। और विदरिंग प्रोसेस कौन करता है? जो रेन है, जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, थंडरवोल्ट, फ्रॉस्ट, माइक्रोब्स, रूट पेनिट्रेशन, ये सबके वजह से क्या होता है कि जो रॉक है उसके ऊपर एक प्रोसेस चालू होता है जिसको हम बेसिकली विदरिंग बोलते हैं। और उसके वजह से सॉयल का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली विदरिंग को अगर देखा जाए तो विदरिंग 3 तरह का होता है। एक होता है जो फिजिकल विदरिंग, दूसरा होता है जो केमिकल विदरिंग, और तीसरा होता है जो बायोलॉजिकल विदरिंग। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल विदरिंग के बारे में। तो फिजिकल विदरिंग, केमिकल विदरिंग या फिर बायोलॉजिकल विदरिंग कोई भी हम डिस्कस करेंगे तो उसमें एजेंट्स होता है, मतलब कौन सा फैक्टर्स ऐसा होता है जो कि वो फिजिकल या फिर केमिकल या फिर बायोलॉजिकल विदरिंग कर रहा है। तो फिजिकल विदरिंग का जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कौन सा ऐसा एजेंट है। जो एजेंट है इसमें हम सबको मालूम है कि टेम्परेचर है, वाटर है, विंड है, एनिमल है, प्लांट है। ये सभी क्या करेगा? जो ये बड़ा जो एक रॉक है, आप देख सकते हैं इधर, इस रॉक को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, छोटे छोटे पार्टिकल में बदल देगा। लेकिन इसमें आपको ये याद रखना होगा कि इधर कोई केमिकल कॉम्पोजिशन का चेंज नहीं होगा, क्योंकि इधर ये है फिजिकल विदरिंग। तो केमिकल कॉम्पोजिशन का कोई चेंज नहीं होगा, फिर सिर्फ पार्टिकल्स को फ्रैगमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो दूसरा जो है वो बात है कि केमिकल विदरिंग। सो केमिकल विदरिंग में कौन सा एजेंट है? इधर आप जानते हैं कि केमिकल विदरिंग में मतलब केमिकल रिएक्शन होगा, और उसका एजेंट हो सकता है कोई भी, माइक्रोब्स भी विदरिंग दिखा सकते हैं केमिकल विदरिंग, या फिर जो केमिकल नेचर में है वो सब कुछ रिएक्शन करेगा। जब रॉक के ऊपर पड़ेगा तो उस रिएक्शन के वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा। और कौन सा टाइप रिएक्शन होता है? जो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, मतलब पानी निकल जाना, पानी ऐड होना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सब रिएक्शन होने के वजह से रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट विदरिंग है। रॉक में जो 3 तरह का विदरिंग होता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? केमिकल विदरिंग, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल विदरिंग के बारे में। फिर इधर का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मन में आना चाहिए कि बायोलॉजिकल विदरिंग का एजेंट कौन है? बेसिकली एनिमल है और प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स मेनली जो विदरिंग करता है उसको बायोलॉजिकल विदरिंग बोलते हैं। अब बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे विदरिंग करेगा। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है, जो एसिड हो सकता है, कोई अल्कलाइन हो सकता है, जिसके वजह से रॉक के साथ रिएक्शन करके उसको छोटे छोटे पार्टिकल में डिसॉल्व कर सकता है। और जो प्लांट कैसे कर सकता है बायोलॉजिकल विदरिंग? जो प्लांट, मान लीजिए कोई रॉक है उसके आसपास में, लेकिन वो प्लांट अपना रूट को एक्सटेंड करना चाहता है, तो वो रूट क्या करेगा? उस रॉक के बीच में एकदम जाके रॉक को तोड़ देगा ताकि उसका रूट का एक्सपेंशन हो सके। तो रूट प्रेशर के वजह से भी रॉक टूट जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल में बदल जाता है, जाके बाद में सॉयल में बदल जाता है। आपको याद रखना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल विदरिंग कौन सा था? केमिकल विदरिंग था, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे सॉयल का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन क्यों देखेंगे? क्योंकि जो रॉक है उसका अनुसार में मिनरल का बदल हो सकता है। मान लीजिए कोई सॉयल है जो एक रॉक से बना है, और उस रॉक में मान लीजिए जिप्सम का परिमाण ज़्यादा था। जिप्सम में क्या होता है? कैल्शियम और सल्फर होता है। तो उस सॉइल में कौन सा मिनरल ज़्यादा होगा? कैल्शियम और सल्फर ही ज़्यादा होगा। तो ऐसे रॉक का ऊपर डिपेंड करता है कि सॉइल का क्वालिटी कैसा होगा। लेकिन जो सॉइल का ओवरऑल एक कॉम्पोजिशन होता है वो ज़्यादा उतना वैरी नहीं करता। कैसा होता है सॉइल का कॉम्पोजिशन? तो सॉइल का कॉम्पोजिशन देखेंगे अगर आप, तो मिनरल्स होता है 45%,
एयर होता है 25%, वाटर होता है 25% और ऑर्गेनिक मैटर होता है 5%। और ये जो 45% मिनरल होता है ये सॉइल टू सॉइल वेरी करता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कौन सा रॉक का विदरिंग के वजह से वो फॉर्म हुआ है। और अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को डिवाइड करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को अच्छे से देखेंगे तो देख पाएंगे कि उसमें ह्यूमस होता है 47% और रूट्स होता है 39% और ऑर्गेनिज्म होता है 14%। ठीक है, तो ये था कंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न चेंज हो चुका है। एनटीए ने बहुत सारे क्वेश्चन पैटर्न को चेंज कर चुका है, तो इसीलिए जो आपका जो बुक आप पढ़ते थे, चाहे वो अरुण कत्तायन हो या फिर निम्रा सुंदा हो, उसको अभी अलग तरफ से आपको पढ़ना होगा। पढ़ तो आप ऐसे ही लेंगे, लेकिन पढ़ने का बाद आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा उसी नया क्वेश्चन पैटर्न का हिसाब से। तो इसलिए हमने क्या किया कि एक टेस्ट सीरीज हमने निकाल लिया है, निम्रा सुंदा का और अरुण कत्तायन का, दोनों को मिल के आप इधर प्राइसिंग देख सकते हैं। तो इसका जो वैलिडिटी होगा वो 23rd IBPS AFO तक ही होगा और अनलिमिटेड अटेम्प्ट आप कर सकते हो एनी टाइम, कौन सा भी डिवाइस से आप इसको कर सकते हो। तो देख सकते हो जो टेस्ट होगा वो कैसे अरेंज होगा, वो जस्ट जो अरुण कत्तायन या फिर निम्रा सुंदर का बुक में जो चैप्टर जैसे अरेंज किया गया है, हमारा टेस्ट भी ऐसे ही अरेंज किया गया है ताकि आपको इस टेस्ट को देने में तकलीफ ना हो। मान लीजिए कि आप चैप्टर 4 का जो क्रॉप इकोलॉजी है अरुण कत्तायन का, उसको आप पढ़े हो आज, तो उसका ऊपर में जो क्वेश्चन हो सकता है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है, जितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, उसको आप हमारे इस टेस्ट सीरीज में आप कभी भी दे सकते हो। तो इसमें एनरोल करने के लिए आपको जस्ट नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इधर देख सकते हो जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा, असर्शन रीजन क्वेश्चन रहेगा, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन रहेगा, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो कि आज का एग्जाम का पैटर्न के हिसाब से ठीक बैठता है। चाहे वो JRF हो, SRF हो या फिर कोई भी अदर स्टेट एग्जाम हो, BHU का इंटर्न्स हो, CUET PG हो, ये सभी एग्जाम अभी कौन कराता है? NTA कराता है। तो जाते हैं इसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उधर आप जाके चेक कीजिए। तो अभी हम बात करते हैं कि जो फैक्टर्स है सॉइल फॉर्मेशन का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फैक्टर्स के बारे में हम जब भी बात करेंगे ना, तो साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट ये वैरी करता है, लेकिन आपको दो कॉमन मिलेगा, जो है एक्टिव या फिर पैसिव। तो इधर हम पहले बात करते हैं जोफ के जो फैक्टर्स है, साइंटिस्ट जोफ ने जो फैक्टर्स को दिया था उसके बारे में बात करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पहले CUET PG या फिर BHU पेट या फिर IBPS AFO भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इधर जो दो हिस्से में हम बांटेंगे इसका हिसाब से, जोफ का हिसाब से, एक है एक्टिव फैक्टर्स जिसमें हम पढ़ेंगे क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म, और जो पैसिव फैक्टर्स है उसमें हम पढ़ेंगे पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी और टाइम। और ये पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी और टाइम क्या होता है वो भी हम थोड़ा देर बाद देखेंगे। पहले हम फिर से देखते हैं कि जो अदर साइंटिस्ट है उसका हिसाब से फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में सॉइल फॉर्मेशन कौन सा होता है। तो अभी हम अगर जेनी के बात करेंगे, साइंटिस्ट जेनी के बात करेंगे, तो इन्होंने 3 फैक्टर्स बताए। एक है एक्टिव फैक्टर्स जो क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म है, जो कि जो जोफ का फैक्टर्स था उसका हिसाब से एकदम सेम है। और जो पैसिव फैक्टर्स है, इधर टाइम को हटा दिया गया है और टाइम को नया फैक्टर बता दिया गया है जिसका नाम दिया गया न्यूट्रल फैक्टर। तो अभी हम बात करेंगे कि पेरेंट मटेरियल क्या है। बेसिकली पेरेंट मटेरियल आर द मास फ्रॉम व्हिच सॉइल हैज फॉर्म्ड। ठीक है, अभी पेरेंट मटेरियल को 2 हिस्से में बांटा जा सकता है, जो है कि एक है जो कंसोलिडेटेड है, ठीक है, और एक है अनकंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड कौन सा होता है? जो इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंटरी रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, उसको बोला जाता है कंसोलिडेटेड। और अनकंसोलिडेटेड बोलता है एलुवियल या फिर कोलोवियल जो बोला जाता है, उसको हम अनकंसोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल बोल सकते हैं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है, जो हमने बोले थे कि हम पैसिव को पढ़ रहे हैं, पैसिव में हमने पहले अभी पढ़ लिया है पेरेंट मटेरियल को, अब हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी को। ठीक है, अभी टोपोग्राफी क्या है? हमको सभी मालूम है कि जो स्लोप होता है उस स्लोप का अनुसार में सॉइल को डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि फ्लैट जो है उसमें कोई स्लोप नहीं रहेगा तो उसका 0% होगा, और अंडुलेटिंग लैंड जिसे बोला जाता है उसमें 5 to 10% स्लोप रहता है। ऐसे ही रोलिंग के रहेगा स्लोप 10 to 15%, हिली एरिया का स्लोप रहेगा 15 to 30%, और 30% से ज़्यादा हो जाएगा तो वो हो जाएगा माउंटेन
टाइप ऑफ टोपोग्राफी। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम के बारे में। टाइम एक पैसिव फैक्टर है, और टाइम को क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वेदरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने से एंड होने तक बहुत सारा प्रोसेस होगा और उस हिसाब से टाइम लगेगा। तो टाइम का हिसाब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इनिशियल स्टेज, जुवेनाइल स्टेज, विराइल स्टेज, सेनाइल स्टेज और फाइनल स्टेज। जो इनिशियल स्टेज है उधर वो कौन सा स्टेज है, जहाँ पर अनविदर्ड है, रॉक अभी अनविदर्ड है। जुवेनाइल स्टेज मतलब जस्ट शुरू हो चुका है विदरिंग, ठीक है। और जो विराइल स्टेज है उसमें जो इजीली विदरेबल जो कंपोनेंट्स होता है उसका डिकम्पोजिशन शुरू हो चुका है। और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है मैं बोलता हूँ थोड़ी देर बाद ही। जो सेनाइल है, सेनाइल स्टेज में डिकम्पोजिशन अभी एंड हो चुका है। जो चीज़ अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो विदरिंग में वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है। फाइनल स्टेज में आके कंप्लीट हो जा सकता है। और जो मैंने पहले बताया कि डिकम्पोजिशन क्या है, इधर डिकम्पोजिशन मतलब विदरिंग जो हो रहा है उस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। क्योंकि पहले था पार्टिकल और सॉलिड था, उससे अभी छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम इसको डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जो कि एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम कम समझते हैं या फिर हम एक बार पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आता, दिमाग से निकल जाता है। तो पहले हम जो बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रिगोलिथ। रिगोलिथ असल में क्या है, जो रॉक है उसको जो विदरिंग हुआ, विदरिंग होने के बाद जो पार्टिकल्स फ्रैगमेंट हो चुका है उसको हम बोलते हैं विदरिंग, उसको हम बोलते हैं रिगोलिथ। और उस रिगोलिथ के ऊपर जब सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर काम करेगा तब जाके वो ट्रू सॉइल में बदल जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि रॉक से डायरेक्ट ट्रू सॉइल नहीं होता, उससे पहले जो एक स्टेज आता है उसको हम बोलते हैं रेगोलिथ। और रेगोलिथ के ऊपर जब हम सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर काम करेंगे तब वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू सॉइल में। सो नेक्स्ट जो है वो है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन असल में कुछ नहीं, जो एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है उसको ही हम ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अभी हम बात करेंगे इलुविएशन। इलुविएशन और इलुविएशन, ये है ई सामने है, और नेक्स्ट जो है हम बोलेंगे वो है आई सामने है, तो एल्यूविएशन है। एल्यूविएशन में असल में क्या होता है कि वॉशिंग आउट ऑफ मिनरल, बेसिकली जो लीच हो जाता है, वॉशिंग आउट ऑफ मिनरल जो बेसिकली होता है A2 हॉराइजन में। इसका जो उल्टा है वो है इलुविएशन। इलुविएशन होता है B2 प्रोफाइल में, B2 सॉइल प्रोफाइल में। उधर क्या होता है, वॉशिंग इन मतलब एक्यूमुलेशन होता है, मिनरल का एक्यूमुलेशन होता है, B2 हॉराइजन में होता है इलुविएशन। नेक्स्ट जो है वो कैल्सिफिकेशन एंड डिकाल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन का मतलब है कि जो CaCO3 है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका जब एक्यूमुलेशन होता है तो उसको बोलते हैं कैल्सिफिकेशन, और इसका अपोजिट को बोलते हैं डिकैल्सिफिकेशन। फिर हम बात करेंगे लेटराइजेशन। लेटराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय पूछा जा सकता है, और इसका जो अपोजिट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं लेटराइजेशन की। लेटराइजेशन बेसिकली होता है कि लीचिंग ऑफ सिलिकॉन। लीचिंग ऑफ सिलिकॉन को बोला जाता है लेटराइजेशन। और जब भी लीचिंग होगा सिलिकॉन का तभी क्या होगा कि एक्यूमुलेशन होगा आयरन या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ होता है, इसलिए इस स्टेज में इसको लेटराइजेशन बोला जाता है। और बेसिकली ये वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। और इसका जो उल्टा है, अपोजिट है, वो है पॉडजोलाइजेशन। मतलब क्या होगा, इधर जो पहले हो रहा था सिलिकॉन का लीचिंग हो रहा था, अभी सिलिकॉन एक्यूमुलेट होगा, और सिलिकॉन एक्यूमुलेट होगा तो लीचिंग कौन सा होगा, आयरन या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो देखिए यही हो रहा है। और पॉडजोलाइजेशन जो होता है वो मेनली कोल्ड एंड ह्यूमिड एरिया में होता है। और नेक्स्ट जो है वो पेडोटार्बेशन। पेडोटार्बेशन बेसिकली कुछ नहीं, जो सॉइल बहुत सारे सॉइल है उसका मिक्सचर जब बन जाता है, एनिमल के वजह से हो या फिर प्लांट की वजह से हो, तो मिक्सिंग ऑफ सॉइल को बोला जाता है पॉडजोलाइजेशन। तो जैसे कि हमने सॉइल साइंस को डिवाइड किया था 9 लेक्चर में, तो हमने 3 लेक्चर आज पूरा कर दिया। वेदन के बारे में हमने बात कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो सॉइल प्रोफाइल के बारे में होगा, जो कि होगा कल ठीक 9 बजे इस चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इस वीडियो को आपका दोस्त में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही सॉइल साइंस खत्म होने के बाद हम जल्दी ही एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी सभी हम धीरे धीरे खत्म कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।